हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो PYQ हैं, जो SSC या NTPC के एग्ज़ाम्स में आए हैं और HSSC के एग्ज़ाम में आने की जिनकी संभावना रहती है। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1571 में अकबर के द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रणाली मुख्य रूप से खालिस्तान की एक प्रणाली थी। तो हम सबको पता है कि 1571 में मनसबदारी प्रणाली चालू की गई थी, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। तो उस पे थी, उसमें धार्मिक सुधार थे नहीं, धार्मिक सुधार की दूसरी सुलह कुलैजिस थी, ठीक है। उसके बाद न्यायिक सुधार भी नहीं थे, भू राजस्व भी नहीं थे, ये टोडरमल ने शुरू की थी भू राजस्व जैसी। तो ये क्या थी? एक सैन्य प्रशासन प्रणाली हुआ करती थी। तो इसके अंदर क्या था कि एक मनसब बनाए गए थे, जो मान लो कि ये बोल दिया कि ये 1000 जात का है, कुछ 5000 जात के मनसबदार बनाए गए थे। तो उनमें सबसे पहले इसमें दो चीज़ें हुआ करती थी। सबसे पहले क्या हुआ करता था, इसमें एक जात हुआ करती थी और एक दूसरा हुआ करता था सवार। दो चीज़ें हुआ करती थी। अभी जात से तो बोध होता था कि वो उसकी रैंक और सैलरी का, ठीक है, रैंक है या सैलरी, यानी कौन सी जात का है या किसी उसकी तनख्वाह है। और सवार से यानी ये घुड़सवारों के लिए यूज किया गया था, ठीक है। तो देखो, ये मनसबदारी थी। तो इसमें रैंक में क्या होता, सैलरी क्या अंदर, सैलरी के अंदर उनको जागीर प्रदान की जाती थी, ठीक है, जागीरें थी, भूमि थी, उनको दी जाती थी। अब देखो, जो मनसबदार थे वो लगभग 5000 जात सबसे ऊपर मानी जाती थी, लेकिन जो अकबर के काल में थे इनकी संख्या कितनी थी? 29 थी। लेकिन बाद में जो औरंगजेब के काल में इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी? 79 हो गई थी। तो ये था इसमें, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ध्वनि तरंग के आयाम को बढ़ाने से उत्पन्न ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर ध्वनि का एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया जाए तो उसकी जो मतलब वो है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सबसे पहली बात देखो, जो ध्वनि होती है हमारी, वो किस पे डिपेंड करता है? आयाम। जो आयाम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड, सॉरी, उसके लाउडनेस के, यानी ध्वनि की प्रबलता कितनी है, ठीक है। यानी एम्पलीट्यूड किसके वो होता है? लाउडनेस के। अगर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो ध्वनि की क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी प्रबलता बढ़ेगी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से एक और पूछा जाता है, कैसे? मान लो अगर ये होता, अगर आयाम का जो स्केयर होता है ना, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? प्रबलता के, ध्वनि की प्रबलता, यानी जो उसका एम्पलीट्यूड होता है वो उसकी लाउडनेस के प्रोपोर्शनल होता है। अगर मान लो कोई पूछ ले कि आयाम 2 गुना कर दिया जाए तो प्रबलता क्या होगी, तो 2 का स्केयर क्या होगा? 4। तो अगर आयाम को 2 गुना कर दिया जाए तो प्रबलता कितनी होगी? 4 गुना बढ़ जाएगी। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है। तो जो एम्पलीट्यूड है किस पे प्रोपोर्शनल होता है? वो होता है प्रबलता के। अगर आयाम बढ़ेगा तो उसकी प्रबलता बढ़ेगी, नहीं लाउडनेस बढ़ेगी आवाज़ की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉरी, जो प्रशांत चंद्र महालनोबिस, आपने सुना होगा PC महालनोबिस का नाम, ठीक है। वो किस संस्थान की स्थापना की थी? भारतीय आर्थिक मंच नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। कौन सा आयोग था? यंग इल्टन आयोग के नाम पर हुई थी इसकी स्थापना। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 ईस्वी में, जिसकी जगह नीति आयोग लेकर आए हैं अब 2015 से, जो लागू है। इसके अभी नए चेयरमैन बने, वो आपको बताना 2-4 दिन पहले ही। उसके बाद देखो, जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान था, इंडियन स्टेटिकल इंस्टीट्यूट, तो इसकी स्थापना किसने की थी? PC महालनोबिस ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। तो इसी कारण ये 29 जून को इसकी स्थापना हुई थी। तो 29 जून को ही वो मनाया जाता है सांख्यिकी डे, ठीक है। यानी जो स्टेटिकल डे होता है कब मनाया जाता है? 29 जून को ही मनाया जाता है। अब PC महालनोबिस, इसके बारे में 2-4 बातें और फेमस है। जो हमारा द्वितीय प्लान था, सेकंड 5 ईयर 1956 से 1961 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, तो उसके वास्तुकार यही थे, ठीक है। उसका जो रूपरेखा डिज़ाइन इन्होंने तैयार किया था PC महालनोबिस ने, ठीक है। ये क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफ्रेंशिएट सिस्टम सॉफ्टवेयर फ्रॉम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो दो है, अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखो, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना, वो तो मैनेज करता है हार्डवेयर को, ठीक है। मान लो अगर तुम कुछ डिवाइस लगाते हो तो कैसे काम करेगी, ये सारी चीज़ें सिस्टम सॉफ्टवेयर देता है। लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या था कि तुम उस पर क्या काम करते हो, कौन से टास्क आप उस पर पूरा करते हो, ये सारी चीज़ें देखता है। तो बहुत, ये तो सेम फंक्शन नहीं करते क्योंकि दोनों के अलग हैं।
सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेजेज हार्डवेयर, ये तो ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परफॉर्म यूजर टास्क, ये ठीक है ऑप्शन। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये टास्क कौन करता है, ये करता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लोड ये नहीं करता, ठीक है। तो जो टास्क कौन कंप्लीट करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो इंग्लिश हिंदी दोनों में है। उत्तरी मैदानों के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में झरझरायुक्त पथरीली मिट्टी पाई जाती है जहाँ जलधाराएं भूमिगत हो जाती हैं। तो देखो हमारे जो उत्तरी मैदान हो 4 चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं। उसमें एक तो होता है बराई भामभर क्षेत्र, उसके बाद होता है तराई क्षेत्र, और ये जो खादर है और वो दूसरे हैं, ठीक है, खादर और बांगर हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या है कि अभी देखो जैसे ऊपर से जो धाराएं आती है ना, वो जो हमारा भामभर क्षेत्र होता है, भामभर भी बोलते हैं, इसमें वे लुप्त हो जाती है यहाँ पर आकर, जो जल धाराएं होती हैं। और जो इसके बाद तो आंसर तो ये हो गया इसका भामभर क्षेत्र। लेकिन जो तराई क्षेत्र है ना, तराई क्षेत्र में क्या होता है, ये दोबारा से दिखाई पड़ती है, ठीक है। डेल्टा क्षेत्र जो तो नदियाँ डेल्टा बनाती है, समुद्र के पास होता है। खादर क्षेत्र क्या होता है, ये सबसे नवीनतम जलोढ़ मिट्टी से बना है, और सबसे ज़्यादा उपजाऊ भी कौन सा होता है, खादर होता है। तो जो भूमि के जलधाराएं लुप्त होती है वो कहाँ पर होती हो, भाबर क्षेत्र में लुप्त होती हैं। तो इसका आ जाएगा भाबर बेल्ट। अब नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, यानी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो देखो अपने जितने केंद्र शासित प्रदेश है ना 8 में सिर्फ 2 में ही विधानसभा है। कौन कौन से हैं, एक तो है दिल्ली और दूसरा है पुडुचेरी। अब देखो जो दिल्ली है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ये तो आंसर हो गया इसका दिल्ली, ठीक है। अब देखो जो दिल्ली के अंदर और सारी, देखो दिल्ली जो हमारा संविधान संशोधन हुआ था, एक 69 संविधान संशोधन 1991 में हुआ था। इसके कारण दिल्ली को एनसीआर घोषित किया गया था, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी घोषित किया गया था। जो हमारे अनुच्छेद थे 239 ए के अंदर इसको इंक्लूड किया गया था। तो दिल्ली में प्रशासन कौन देखता है, वो होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो दिल्ली पे प्रशासन देखते हैं, ठीक है। अभी दूसरी कौन था, पांडुचेरी। तो ये सिर्फ 2 ही ऐसे हैं जिनमें विधानसभा है, दिल्ली और पुडुचेरी। अब नेक्स्ट देखो, जो विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है। जो विंध्याचल सुपर पावर थर्मल स्टेशन है वो है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो हमें वैसे भी पता होगा कि भारत है जो विंध्य श्रृंखला है वो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। अभी कुछ दिन पहले कुडनकुलम भी फेमस था। कुडनकुलम पावर स्टेशन नहीं था वो कौन सा था, वो परमाणु था। वो कहाँ पर है, वो हमारा वो है तमिलनाडु में। ऐसे ही कई थे, जैसे तारापुर कहाँ पर है, तारापुर है महाराष्ट्र में। तो ऐसे कई थे। कैगा कहाँ पर है, कैगा है कर्नाटक में, ठीक है। तो यही आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट देखो, बौद्ध त्रिपिटक की निम्नलिखित में से किस टोकरी या पीटक में, तो त्रिपिटक कौन थे, जो 3 पीटक हैं बौद्ध के, उनको टोकरी भी बोलते हैं। भिक्षुओं के नियम शामिल हैं। अब देखो वर्ड देखो, नियम, नियम से क्या याद रख सकते, नियम से याद रख सकते विनय, विनय नियम, ये दोनों है, नए नए है दोनों में। ऐसे ये बहुत आसानी से याद हो जाता है, तो क्वेश्चन ठीक हो जाता है ये। उसके बाद देखो, अगर जो जातक कथाएं, जातक कथाओं में क्या है, तो जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। जो गौतम बुद्ध हुआ करते थे उनके पूर्व जन्म की कहानियां हैं। सूत पीटक में क्या है, सूत पीटक में जो उन्होंने उपदेश दिए गए हैं या उन्होंने जो सैद्धांतिक शिक्षा दी गई है। ये क्वेश्चन भाई बहुत बार आते हैं एनटीपीसी में, ठीक है। तो संभावना के हरियाणा में पूछे जाएं। और अभिधम पीटक में क्या है, इसमें जो व्यवस्थित और जो उनका विश्लेषण है, ठीक है, ठीक, व्यवस्थित और दार्शनिक विश्लेषण किस में आता है, ये हमारा अभिधम पीटक में। तो ये चीज़ें थी बौद्ध धर्म के बारे में। तो देखो विनय पीटक में नियम थे, जातक में बौद्ध धर्म की पूर्व जातक जन्म यानी पूर्व जन्म, सूत पीटक में क्या थे, उपदेश और सिद्धांत शामिल थे। अभिधम पीटक में क्या थे, व्यवस्थित एवं दार्शनिक विश्लेषण शामिल था। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें निम्नलिखित में से पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता कौन सा था जो विशेष रूप से विकसित देशों को कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती, यानी उत्सर्जन कटौती क्या है कि जो आप एमिशन करते हो ना चीज़ों का, कार्बन का, उस पर आप वो लगाओ, रोक लगाओ।
तो ऐसा सबसे पहले हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, उत्सर्जन से संबंधित था क्योटो प्रोटोकॉल। तो युवा कब था ये? 1997 में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। कहाँ पर हुआ था? क्योटो है एक जापान में कोई जगह है। उसके बाद देखो रियो सम्मेलन कब हुआ था? फिर सबको पता है कि रियो डी जेनेरियो हुआ था 1992 में। रियो एक ब्राज़ील का शहर है। ठीक है, इसको रियो सम्मेलन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके बाद देखो बेसल कन्वेंशन कब हुआ था? ये हुआ था कचरा निपटान से संबंधित था। बेसल कन्वेंशन कचरा निपटान से संबंधित था, ताकि कचरे का सही से निपटान किया जा सके। और जो पेरिस समझौता हुआ था, पेरिस समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 2015 ईस्वी में हुआ था, जो जलवायु परिवर्तन को लेकर था। ठीक है, तो इससे कई बार क्वेश्चन आते हैं, ये याद रखना आपको। ठीक है, बाध्यकारी उत्सर्जन से कौन सा संबंधित था? क्योटो प्रोटोकॉल। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये देखो, पटचित्र चित्रकला की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? जो पटचित्र चित्रकला है इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? भारत के उड़ीसा में। ठीक है, तो ये पटचित्रकला कहाँ पर? उड़ीसा में। तो देखो एक बार इंडिया के मैप से आप समझेंगे, कुछ चित्रकलाएं थोड़ा याद रहेंगी वे। ठीक है, अब सबसे पहले देखो, इसमें देखो ये तो हो गया। अगर बिहार की तो सबको फेमस है, मधुबनी कहाँ की है? एक है मधुबनी है बिहार की। ठीक है, उसके बाद बिहार के बाद महाराष्ट्र की है वर्ली। तो वर्ली कहाँ पर है? वर्ली है महाराष्ट्र की। तो कोशिश करना कि मैप से आप याद रख सको। पटुआ कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की। पैसे पटुआ, पैसे पश्चिम बंगाल। उसके बाद कलमकारी है आंध्र प्रदेश। कलमकारी आंध्र प्रदेश की है हमारे। तो इनसे कई बार है ना चित्रकला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक बार रिवाइज कर लो जितनी सारी हैं। गोंड तो पता होगा, गोंड है मध्य प्रदेश की यानी एमपी की। कांगड़ा, कांगड़ा तो फेमस है। कांगड़ा कहाँ की है? कांगड़ा है हिमाचल प्रदेश की। उसके बाद फड़ देखो, जो राजस्थान की चित्रकला है उसको हम क्या बोलते हैं? फड़। फड़ है राजस्थान की चित्रकला। और जो तमिलनाडु की चित्रकला उसको बोलते हैं तंजौर। ठीक हो, अब आपको एक बताना है, अगर याद हो तो, तेलंगाना की चित्रकला को क्या बोला जाता है? तो ये फेमस थी, ये कुछ आपको याद करना है। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा, बिहार की मधुबनी, पश्चिम बंगाल की पटुआ, गोंड एमपी की, फड़ कहाँ पर है? राजस्थान की। वर्ली है महाराष्ट्र की, कलमकारी है आंध्र प्रदेश की, और तंजौर है महाराष्ट्र की, उसकी सॉरी तमिलनाडु की। अभी नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है जो हड्डियों के स्वास्थ्य के आंत में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाने में मदद करता है? तो देखो सबसे पहले दो तरह के विटामिन होते हैं, एक तो जो पानी में घुल जाते हैं और दूसरे वसा में। ठीक है, जो पानी में घुलने वाले विटामिन सी होते हैं बी और सी। बाकी जो सारे बचे वो किस में? वो फैट में घुलनशील है। अब पहले ए काट निकाल दो, वो निकाल दो बी और सी, बी और सी निकाल दो सॉरी, क्योंकि ये दोनों तो किस में थे? ये जो वसा में घुलनशील नहीं है, क्योंकि ये तो पानी में घुलते हैं भी। अब ए और डी में से देखो, हड्डियों के लिए कौन सा ज़रूरी है? डी ज़रूरी है हड्डियों के लिए। और विटामिन ए किसके लिए ज़रूरी है? विटामिन ए आँखों के लिए ज़रूरी है। तो कई बार इनके साइंटिफिक नेम पूछे जाते हैं, तो वो एक पुरानी सी ट्रिक है, रथ एक टॉफ़ी। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनोल। विटामिन बी का थायमीन। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का कैल्सीफेरोल। ठीक है, तो विटामिन आगे ऐसे 4-5 आप नाम याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो, संविधान के किस संशोधन ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता को बहाल कर दिया? कि नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर है मौलिक अधिकार। तो ये जो हमारा संशोधन हुआ था, ये हुआ था 44 संशोधन के तहत ऐसा किया गया था। अब देखो सबसे पहले 44 संशोधन क्यों फेमस है? तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता है कि संपत्ति के 31A के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300M एक कानूनी अधिकार बनाया गया था। और 44वें संविधान संशोधन में कहा गया था कि जो हमारी सरकार है वो आर्टिकल 20 और 21 को, जब देश में आपातकाल की स्थिति हो तब उसको निलंबित नहीं कर सकती, ऐसा भी इसी में कहा गया था। 44 संशोधन था। उसके बाद देखो 42वां संशोधन तो सबको पता है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है।
यानी लघु संविधान कहा जाता, क्योंकि सबसे ज़्यादा संशोधन इसी में हुए थे। तो इसके अंदर 3 वर्ड जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, एकता, अखंडता और समाजवादी, ये 3 वर्ड जोड़े गए थे। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हुई थी। 6 साल इसका कार्यकाल कर दिया गया था लोकसभा का, जो बाद में 44 में वापस 5 का कर दिया गया था। ठीक है, ये हमें याद रखना था। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अभी 73 74वां तो आपको याद होगा। 73वां क्या था, नगर पालिका इनसे संबंधित थे। 73 और 74 पंचायती राज और नगर पालिका से संबंधित संशोधन थे। अभी नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन की मांग कर सकते हैं। तो सबको पता है आर्टिकल 356, लेकिन इन्फॉर्मेशन मुझे कुछ और बतानी थी आपको इसमें। सबसे पहले देखो, जो आर्टिकल 355 है ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपातकाल हो जाए तो ये संघ का कर्तव्य है कि वो राज्यों की रक्षा करे। तो ये ड्यूटी किस पर है, ये संघ का कर्तव्य है। ठीक है, तो 350 किससे संबंधित था, 350 है भाषाई आयोग। ठीक है, 350 ए और 350 बी है। ठीक है, 350 ए में क्या है कि जो प्राइमरी तक है ना शिक्षा दी जाएगी, प्राइमरी तक शिक्षा दी जाएगी उनकी मातृभाषा में। और जो 350 बी है उसमें क्या है, भाषाई अल्पसंख्यक को के बारे में कहा गया कि उनके लिए एक अधिकारी नियुक्त होगा और उनके लिए आयोग भी होगा। ठीक है, ऐसी व्यवस्था की गई है। 249 को तो पता है कि अगर जो संसद है वो अगर राज्य सूची के हक में कानून बना सकती है राज्यों के लिए। अभी देखो 356 के तहत जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, सबसे पहले देखो ये 2 महीने के अंदर तो अनुमोदित हो जाना चाहिए। मान लो अगर आपातकाल लगा दिया तो 2 महीने के अंदर ये जो हमारी संसद है उसमें अनुमोदित हो जाना चाहिए। एक बार अनुमोदित होने के बाद ये चलता है 6 महीने तक इसकी वैलिडिटी रहती है। अगर 6 महीने से ज़्यादा चलाना है तो आपको दोबारा से उसमें अनुमोदन लेना पड़ेगा। और मैक्सिमम कब तक चल सकता है, मैक्सिमम चल सकता है ये 3 साल तक। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इन क्वेश्चन के बारे में। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।